21 डिसेंबर 2021. तर सर्वांचं मी राहुल ढोबळे आपल्या सर्वांचं आजच्या ऑनलाईन तासिकेमध्ये स्वागत करतो. आणि आपण सर्वजण माहीतच आहे की अजूनही कोरोनाचा धोका संपलेला नाही. ओमिक्रॉन नावाचा नवीन व्हेरियंट आपल्या देशामध्ये जगामध्ये धुमाकूळ घालत आहे. तरी आपण आपल्या सर्वांनी आपली स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे. शाळेमध्ये जात असताना प्रॅक्टिस पेपर सॉल्व्ह करत असताना योग्य ते अंतर ठेवलं पाहिजे. त्याच्याबरोबर आपण सॅनिटायझेशन पण व्यवस्थित ठेवलं पाहिजे आणि मास्कचा वापर आपण नेहमी केला पाहिजे. कारण कोरोनाचं संकट अजूनही आपलं संपलेलं नाही आहे. तर आजच्या या ऑनलाईन तासिकेमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. आणि आज आपण उपयोजित लेखन जे तुमच्या इयत्ता 9वीच्या मराठी अक्षर भारतीसाठी अत्यंत महत्वाचं आहे त्याचा आपण आज या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मराठी में पास होना ये बाएं हाथ का खेल है. आप बोलेंगे सर पास होना और बाएं हाथ का खेल कैसा है ना? बाएं हाथ का ही खेल है. क्योंकि देखो, अगर आप कभी आपको टाइम मिले या फिर आप कभी फुर्सत से 5 मिनट निकालेंगे ना, तो क्या करो, अभी जो आपका प्रैक्टिस पेपर हो गया ना, वो सिर्फ आपके सामने रखो और उसमें कुछ मत देखो. जो आपको हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है ना, वो क्वेश्चन देखो ही मत. लेकिन क्या करो, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करो. आप क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करेंगे ना, तो आपको पूरे क्वेश्चन के अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 24 मार्क्स का एक ही सवाल मिलेगा. एक ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 24 मार्क्स. ये 24 मार्क्स में से अगर आपको 20 भी मार्क्स मिले ना, तो भी आप 80% पास हो गए. मतलब एक ही सवाल में आप पास हो गए. और अगर उसके साथ अगर आप कुछ तीसरा चौथा 1-2 सवाल सॉल्व करेंगे तो आराम से आपको 10-12 मार्क्स मिल सकते हैं. इतनी आसान बात है मराठी में पास होना. लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक केयरफुली प्लानिंग की जरूरत होती है. अगर आप केयरफुली प्लानिंग करेंगे तो आपको एकदम आसानी से आपको सिर्फ एक ही सवाल आपको मराठी में 9th और 10th के लिए पास भी करा सकता है और आपको अच्छे मार्क्स दे भी सकता है. तो मुझे आपको पढ़ाने में आज बहुत खुशी होगी, क्योंकि वही जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको हम रायटिंग स्किल बोलते हैं, ज्याला मराठीमध्ये उपयोजित लेखन म्हणतात, ते आज आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत, अभ्यासणार आहोत. तर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है. तो मैं आपको कंटेंट सिखाने जा रहा हूँ. तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूँगा और उस स्क्रीन से आप इस लेक्चर का आनंद उठाइए. अगर आपको किसी को कुछ दिक्कत आई तो आप मुझे बेशक पूछना, क्योंकि ऐसे ही मेरी एक कल सहकार नगर की एक लड़की थी, बहुत ही होनहार लड़की थी. मेरा सब लेक्चर खत्म हो गया और लेक्चर खत्म होने के बाद जब 2 मिनट मैंने बचे थे तो मैंने उससे पूछा, मतलब सबको पूछा की मुलांना तुम्हाला काही अडचण आहे का, बच्चों आपको कुछ प्रॉब्लेम है क्या. आता मी म्हंटल सर्वांना विचारूया कोणाची काय अडचण वगैरे असेल तर. उस लड़की ने मुझे कहा, सर जी आप जितना भी पढ़ा है वो सब मराठी में पढ़ा है, अपने आप में हिंदी में कुछ बता ही नहीं है, और मराठी हमें तो ज्यादा समझ में नहीं आती, तो थोड़ा थोड़ा आप हिंदी में सिखाओ. तो यार मैंने भी ये बात ठान लिया, भले मैं मराठी का टीचर हूँ लेकिन बच्चों को तो ज्यादा मराठी नहीं आती, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना चाहिए. लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूर करूंगा. लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ पूछना है तो आप मुझे बेशक और बेहिचक पूछ सकते हो, क्योंकि देखो, जब तक आपके दिमाग में नहीं उतरेगा ना, तब तक आपके पेपर में नहीं जाएगा. जैसे खाना खाने के बाद हमें बहुत चुस्ती आती है खेलने के लिए, कूदने के लिए, वैसे ही अगर हमारे दिमाग में अगर ज्ञान भरा है ना, तो वही ज्ञान हमारे पेपर में आता है. सो एक बात हमेशा याद रखना है कि हमें अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा
पेजों में रखना होता है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका सेकंडरी एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाईन अध्यापन, सर्वांचे सहर्ष स्वागत। विषय मराठी, गरज, घटक, उपयोजित लेखन, इयत्ता 10वी। विभाग 5 उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल। प्रश्न क्रमांक 5A। पहला तो 5A होता है, लेकिन अभी 5A है इस स्लाइड में। खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती पूर्ण करा। पहला है जाहिरात लेखन, उसके बाद है बातमी लेखन और तीसरा है कथा लेखन। ये आपको 3 सवाल आते हैं जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आपको 3 क्वेश्चन जरूर दिखे, लेकिन आपको सॉल्व करने सिर्फ 2। या तो आप जाहिरात सॉल्व करो या फिर आप बातमी लिखो। लेकिन 2 सॉल्व होने के बाद तीसरे को हाथ लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर में गलती कर चुके हैं, करते हैं। आपके स्कूल के भी बच्चे करते हैं और हमारे स्कूल के भी बच्चे गलतियां करते हैं। एक बार ध्यान रखो, या तो फिर आप जाहिरात लेखन का सवाल सॉल्व करो और बातमी लेखन का, दोनों ही करो। दोनों होने के बाद तीसरा करने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप 3 में से सिर्फ 2 ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप तीसरा भी सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। अगर मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले नहीं है, सो व्हाई आर यू आवर टाइम? आप अपना कीमती समय क्यों फिर वेस्ट करें? कथा लेखन 5 मार्क्स के लिए होता है। कथा लेखन हा वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो। कथा लेखन प्रकारापैकी एक परीक्षेसाठी येणार। त्याच्यामध्ये कथाबाजी वरून कथा लेखन। कथाबाजी यानी क्या कि आपको स्टोरी के छोटे 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 पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे माधव नाम का लड़का डैश डैश डैश, बहुत ही कष्टालु, बहुत ही प्रामाणिक डैश डैश डैश, जंगल में जाना, भेड़िए का आना, माधव का छिप जाना, फिर डैश 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 डैश, भेड़िए का कान में बोलना, और स्वार्थी दोस्तों से दूर रहना। ऐसे डैश डैश करके आपको 2-3 पॉइंट में वो खत्म कर देंगे। और आपको पूछेंगे बच्चों, एक कहानी पढ़ो और आप कहानी लिखो, तो या तो आपको वो कहानी पूरी मालूम होनी चाहिए तभी लिखो, नहीं तो अगर आपको टाइम आपके सामने रखकर उसका कुछ प्लानिंग कर सकते हो, तो प्लानिंग करके वो कहानी शॉर्ट नोट में लिखो। लेकिन ध्यान रखो, कहानी लिखते समय आपको कहानी का जो टाइम लिमिट है वो भी आपको फॉलो करना होता है।
10 मिनट, 5 या 7 मिनट में अगर हो जाए उतनी ही आप कहानी लिखो, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। शीर्षकावरून कथा लेखन, कभी कभी आपको टाइटल दिया जाता है और टाइटल को सामने रखकर आपको कहानी लिखनी होती है। उसके बाद दिलेल्या शब्दावरून कथा लेखन, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और वो वर्ड्स के हिसाब से आपको कहानी लिखनी होती है। अपूर्ण कथा पूर्ण करने मतलब कुछ इनकम्प्लीट स्टोरी होती है, वो इनकम्प्लीट स्टोरी भी आपको क्या करनी होती है, पूरी करनी होती है। और भी आपको एग्जाम में सवाल आता है, मुद्दा मुद्दा है ना, पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं और पॉइंट्स के अनुसार आपको वो कहानी लिखनी होती है। अभी स्टोरी राइटिंग करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कथा लेखन करत असताना आपण पुढील बाबी लक्षात घेणं आवश्यक आहे। तो वो जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो हम देखने जाएंगे। पहला तो ये होता है, कथा लेखनाच्या प्रकारानुसार दिलेले सर्व मुद्दे काळजीपूर्वक वाचायचे आणि त्या मुद्द्यांच्या आधारे कथेचा जो आराखडा लक्षात येतो तो आराखडा आपण समजून घ्यावा। म्हणजे जब जब भी आप ये सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि पहले जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो पॉइंट्स आप क्या क्या करो, केयरफुली रीड करो। उसके बाद जो आपको आराखड़ा दिया गया है वो समझ के लो और वो समझने के बाद आप क्या करो, कथा लिखने की शुरुआत करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब बताने में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जो मराठी सब्जेक्ट है और उसके साथ मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, ये मराठी और हिंदी दोनों भाई भाई है। आप बोलेंगे यार सर क्या मजा कर रहे हैं सुबह सुबह, क्या सब्जेक्ट कुछ भाई भाई थोड़ी होते, भाई भाई होते, पक्का भाई भाई होते। कैसे भाई भाई होते, देखो अभी आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा कि यार ये प्रैक्टिस पेपर में हमारे 2 प्रैक्टिस पेपर हो गए थे बराबर। एक दिवाली के टाइम हुआ था, अभी सेकंड प्रैक्टिस पेपर चालू है। तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या कि मराठी और हिंदी में सवाल एक जैसे ही होते, सिर्फ लैंग्वेज में फर्क होता है। जैसे मराठी के पेपर में मराठी लिखना होता है और हिंदी के पेपर में आपको हिंदी लिखना होता है, सवाल तो सेम ही होता है। बस सही पकड़े आप, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आप, क्योंकि मराठी का सवाल और हिंदी का सवाल सेम होता है, सिर्फ लैंग्वेज ऑफ आंसर में चेंज होता है। तो अभी क्या करना है हमें, बस मराठी का सवाल लिखते समय मराठी लिखो, हिंदी का सवाल लिखते समय हिंदी लिखो। अभी हमारे इधर लोगों को हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती, मुंबई में मराठी लोग होते वैसे नहीं, क्या अरे मैं क्या करया, मैं क्या बोलिया, है ना, जैसे बोलते हैं ना। तो वैसे क्या करना होता है, हमें मराठी के पेपर का जितना भी आपको याद है वैसे टूटा फूटा हिंदी में बनाकर उस लिखना होता है। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो मराठी टूटा फूटा लिखो। तुम मुझे काय बोलले चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है लेकिन ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी भावना समझ में आनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज की कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। याद रखो कि ये जो भाई भाई होते हैं ना, उनको हमें साथ लेके चलना होता है। जैसे मराठी में भी कथा लेखन आता है, हिंदी में भी कथा लेखन आता है, मराठी में निबंध आता है, हिंदी में भी निबंध आता है। मराठी का निबंध 8 का है, हिंदी का भी 8 का है। हो गई ना बात बराबर, 2 सब्जेक्ट का एक ही लेक्चर में अभ्यास हो गया आपका। तो थोड़ा सा ना अपना खुद का दिमाग बनाकर हमें प्लानिंग करना होता है। अभी अभी देखो, आप समरी लिखेंगे, समरी हिंदी में भी आता है आपको, निबंध आपको मराठी में आता है, हिंदी में आता है। उसी प्रकार जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन, ये तीनों भी सवाल हिंदी में आते हैं।
तो क्यों ना हम मराठी और हिंदी का स्टडीज साथ में करें, साथ पढ़े और साथ बढ़े, सबका साथ सबका विकास, मतलब हमारे मराठी के साथ हमारे हिंदी का विकास। तो करने के लिए बच्चों हमें हिंदी का विकास, तो ठीक है हिंदी का विकास करना है तो हम क्या करेंगे, मराठी के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको हिंदी के भी कुछ सवाल आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो अभी कथा लेखन के बारे में देखते हैं, स्टोरी राइटिंग के बारे में। कथेला योग्य शीर्षक द्यावे, यानी जो आपकी कथा होती है उसको आपको अच्छा सा टाइटल देना होता है। उसके बाद जो तात्पर्य होता आहे कथेचा, म्हणजे ज्या कथेचं टायटल असतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला वाक्यप्रचार, म्हणी यांचा वापर करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला त्या कथेच्या विषयावरून, मतलब जब आप कथा पढ़ेंगे तब आपको कथा पढ़ने के बाद आपको कुछ टाइटल देने की कल्पना एक अपन डोक्यामध्ये ठेवली पाहिजे कि यार इस कथा को कुछ तो टाइटल बनता है। जैसे हम सबको मूवी देखने का बहुत शौक होता है, सब लोग मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी का देखो, मूवी का भी एक टाइटल रहता है, तो टाइटल से मूवी को एक अलग सा रूप आ जाता है। जैसे मैं बदला लूंगा, अगर ये मूवी का नाम है तो उसमें कुछ बदले वाली भावना होगी। किसी के ऊपर अन्याय होता होगा, वो हीरो जिन लोगों ने अन्याय किया है उन लोगों को मार के अपना बदला पूरा करा होगा, तो उसके लिए उसका टाइटल रखा होगा। अभी समझो अगर कोई मूवी किसी की सर्चिंग में है, अगर मूवी का स्टोरी है, वो पिक्चर स्टोरी का हीरो किसी की बहुत जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बहुत शिद्दत के बाद वो उसे ढूंढ लेता है। फिर उनके बीच कुछ प्यार वाली लव स्टोरी हो जाती है, तो उस मूवी का नाम क्या आएगा, तलाश, है ना। तो वैसे ही हमारे स्टोरी में, हमारे जो आप स्टोरी होता है उसके लिए आपको एक छोटा सा टाइटल आपके मन से या फिर आपको जो भी अच्छा लगेगा वो आप उधर लिख सकते हैं। उसके बाद जो स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। क्या होती है, पास्ट टेंस में, मतलब स्टोरी लिखते समय आपको हमेशा वो पास्ट टेंस में लिखनी होती है, या फिर आपको उसे पास्ट टेंस में ही लिखना चाहिए। उसके बाद है, तसेच ज्या घटना आपण लिहितो त्याचा योग्य क्रम ठेवला गेला पाहिजे आणि त्या प्रकारचे 3 ते 4 फेरजे मांडले पाडावेत, मतलब 3 या 4 पैसेज में आपको वो स्टोरी लिखनी है। कथेची पात्र असतात, त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील तर संवादही त्या पात्राप्रमाणे असावे। अगर कथा में कुछ डायलॉग है तो वो डायलॉग भी उन्हीं पात्र के सामने होने चाहिए, वो अच्छा होता है। कथा लिखते समय योग्य वातावरण की निर्मित होनी चाहिए। जैसे कोई धमाका का आवाज हो तो ठॉय ऐसा करके शब्द रहेगा, तो वो ठॉय शब्द हाईलाइट रहेगा, या फिर उसे थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, कोटेशन में लिखेंगे, या फिर उसे दुहेरी अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, तो वो भी हमें उस कथा में यूज करना चाहिए। कथा लेखन के जो शब्द होते हैं वो शब्दों की संख्या सिर्फ 80 और 90 इतने ही वर्ड्स होने चाहिए। 80 और 90 वर्ड्स रहेंगे तो वो कथा अच्छी होती है। और आखिरी में कथा लिखते समय उसकी भाषा सीधी, सादी और प्रभावी होनी
चाहिए। कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है। अभी हमारे प्रैक्टिस पेपर में एक सवाल आया था कि आपको वाड़के नाम की व्यायामशाला थी। अभी सेकंड प्रैक्टिस पेपर का जो आप मराठी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको जाहिरात लिखने के लिए नहीं कहा था। उन लोगों ने ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में एक जाहिरात दी थी, और वो क्वेश्चन पेपर में जाहिरात दी थी, और उन लोगों ने ये सवाल पूछा था की खालील जाहिरात पहा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा। म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी जाहिरात दाखवली होती आणि त्या जाहिरातीच्या आधारे काही प्रश्न विचारले होते। उदाहरणार्थ, व्यायामशाळेचे मालक कोण आहेत, व्यायामशाळा कधी बंद होते, व्यायामशाळेची वैशिष्ट्ये काय, हे जे क्वेश्चन्स होते या क्वेश्चन्सची उत्तरे ऑलरेडी तुम्हाला त्या घटकामध्ये दिलेली होती। तुम्हाला नेमकं काय करायचंय की हा जो घटक असतो की हा जो कंटेन असतो तो तुम्ही व्यवस्थित बघितला पाहिजे। कारण बऱ्याच माझ्या बहुत सारे मेरे बहुत सारे मेरे बच्चों ने उन क्वेश्चन के आंसर ठीक से नहीं लिखे। आपको कुछ अलग नहीं कर रहा था। जैसे आप पैसेज में देखते हो, पैसेज में आपको कंटेंट दिया होता है, उसके सामने सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही वो जाहिरात आपको दी थी। बस वो जाहिरात पढ़ के आपको उस बॉक्स में आंसर लिखने थे। सो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी आपको चित्र दिया जाता है या फिर आपको कभी ड्राइंग दिया जाता है, वो ड्राइंग को देखकर आपको क्या करना होता है, उसके आंसर लिखने होते हैं। भले ही सवाल घुमा फिरा कर पूछे हो, लेकिन हमें बिल्कुल घूमना फिरना नहीं है। हमें बिल्कुल घूमना फिरना नहीं है। हमें अपना दिमाग सही यूज करके उसे आंसर लिखना होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे पद्धतियों से कथा लेखन ये सवाल पूछा जाता है। सो हमें वैसे ही कथा लेखन को लिखना होता है। चलो अभी 1 नंबर पे क्या है देखते हैं हम। मुद्द्यांच्या आधारे कथा पूर्ण करा। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके हिसाब से हमें कथा लिखनी है। मुद्दे काय देखो, रामू गरीब मुलगा, शाळेत जाण्याची आवड, लहान मुलाला सांभाळण्याचे काम, शाळेजवळ जाऊन खेळवणे, खिडकीतून शिक्षकांचे शिकवणे ऐकणे, रात्री सर्व झोपल्यावर पाठांतर, शिक्षणाधिकाऱ्यांची शाळेला भेट, मुलांना प्रश्न विचारणे, मुले गप्प, रामूचे खिडकीतून उत्तर, अधिकाऱ्यांनी बोलवणे, मोफत शिक्षणाची परवानगी, रामूला आनंद बोध। देखो, आपने पॉइंट्स पढ़े तो आपके दिमाग में हल्का हल्का तो दिया, आपका दिया जलने लगा। भाई आपको तो एक पता चल गया है कि इस कथा में एक लड़का है जो होशियार तो है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है। गरीब होने के कारण वो स्कूल नहीं जा रहा है, और उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है कि उसे फ्री में पढ़ाई मिली। तो देखो, आपको तो आपका 90% तो आपका इधर ही काम खत्म हो गया। बस आपको उस कंप्लीट करना है वो जो पॉइंट्स है ना। अभी रामू गरीब मुलगा, बस कुलाबा गाव में, मराठीत सांगतो, कुलाबा गावात रामू नावचा गरीब मुलगा होता। एक सेंटेंस पूर्ण, डैश है, उधर आप सर्वनाम का यूज करो, त्याला शाळेत जाण्याची आवड होती, आवड है, उसके बाद डैश है, वहां पर आप क्रियापद का उपयोग करो, होती। फिर दर्शक सर्वनाम का यूज करो, तो लहान मुलांना सांभाळण्याचे काम करत होता। क्रियापदने वाक्याचं, म्हणजे तुम्ही फक्त काय करा, वाक्य पूर्ण करत चला, वाक्य पूर्ण करा आणि पूर्णविराम द्या। तुमची स्टोरी ऑटोमॅटिक बनत जाते। तुम्हाला काहीही वेगळं करायची गरज नाही, कारण तुमचं उत्तरच तिथे आहे। आपका सवाल में ही आपका आंसर छिपा है, बस आपको क्या करना है, उसे ढूंढना है।
उसको आपकी तलाश करनी है कि आपको वो कैसे पूरा करना है। तो बस वहां पर एक पूर्णविराम दे दो और एक क्रियापद का शब्द इस्तेमाल करके वो सेंटेंस पूरा करो। देखो भाई, हमारे एक मराठी में मन होती है, थेंबे थेंबे तळे साचे, मतलब बूंद बूंद भरे सागर। मतलब सागर कभी तेज बारिश से नहीं बनता, बहुत मुसलधार बारिश हो गई सागर या फिर कोई तालाब भरा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बूंद बूंद से भरता है, बूंद बूंद होकर वो धीरे धीरे भरता है। तो उसी प्रकार आपको जो ये वाक्य होते हैं, इनका इस्तेमाल करके ही आपको क्या करने होते हैं, वो सेंटेंस पूरे बनाने होते हैं। खिडकीतून शिकवण्याचे, शिक्षकांचे शिकवणे ऐकत होता व डॅश के जगह देखो व शब्द योग्य आहे। व रात्री सर्व झोपल्यावर तो पाठांतर करत होता, पाठांतरची जगह करत होता, बस पूर्ण वाक्य। शाळेत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी भेट की आगे दिली, त्यांनी मुलांना प्रश्न विचारले व मुले गप्पच्या पुढे झाली। रामूने खिडकीतून उत्तर देण्याऐवजी दिले, मग शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्याला बोलावले आणि त्याला मोफत शिक्षणाची परवानगी दिली व त्यानंतर रामूला खूप आनंद झाला। बोध या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे। बोध काय येईल आपल्याला, टायटल काय येईल, शिक्षणाचे महत्व, इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन। शिक्षणाचं महत्व म्हणजे शिक्षण जर असेल किंवा ज्ञान तेथे मान, नॉलेज इज पॉवर, ज्ञानच ही खरी शक्ती आहे। म्हणजे तुम्हाला जर बेसिकली सर्व कळून गेले की बुवा रामू नावाचा छोटा मुलगा असून जो खूप गरीब आहे, शाळेत जात नाही, परंतु त्याला त्याच्या बुद्धीच्या, त्याच्या नॉलेजच्या बळावरती त्याला काय मिळालेलं आहे, त्याला शाळेमध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला आहे। तर या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे। बघा, ज्ञान अशी एक शक्ती आहे ते तुम्हाला सर्व काही मिळवून देते। जसं आता विराट कोहली के पास बहुत अच्छा क्रिकेट है, रोहित शर्मा के पास अच्छी बहुत बैटिंग है, तो बैटिंग के बलबूते पर ही वो इंडियन क्रिकेट टीम में है ना। भले वो बहुत पॉपुलर है, बहुत ऐसा है वैसा, लेकिन अगर हर बार जाके जीरो पे आउट होते हैं, हर बार जाके कैच छोड़ते हैं, हर बार जाकर फील्डिंग मिस करते हैं, तो कभी वो क्रिकेट टीम में टिक सकते हैं क्या? नहीं ना। उनका स्पोर्ट्स ही उनकी ताकत है ना। तो उसी प्रकार पढ़ाई में, एजुकेशन में हमारा ज्ञान ही हमारी सर्वश्रेष्ठ ताकत होता है और वो ताकत का यूज हमें करना होता है। उसको आन्सर द्या शिक्षणाची आस। आता बघा स्टोरी कशी पूर्ण झाली आहे, बघा मी वाचून दाखवतो। रामू गरीब मुलगा होता, शाळेत जाऊन शिकावे असे त्याला खूप वाटते, पण शिकण्यास शाळेत गेलो तर आईला कोण मदत करणार, ही थोडीशी आपण लॉंग केलेली आहे। पुढे एका लहान मुलाला सांभाळायचे काम आईने त्याला दिले होते, ती त्याच घरातील घरकाम करत असे। जवळच एक शाळा सुद्धा होती। रामू त्या छोट्या मुलाला घेऊन शाळेजवळ येई, मुलाला तिथे खिडकीजवळ खेळवत असे, पण त्याचे कान शिक्षकांच्या शिकवण्याकडे असे। दिवसभर ती जे काही ऐकत असे त्याचे रात्री पाठांतर करत असे। एक दिवस शाळेत शाळा तपासण्यासाठी शिक्षणाधिकारी आले, त्यांनी मुलांना काही प्रश्न विचारले, मुलांना उत्तर आले नाही, ती गप्प होती। रामूने झटकन खिडकीजवळ येऊन उत्तर दिले। अधिकाऱ्यांनी त्याला आत बोलवले व शाबासकी दिली। रामूची शिक्षणाविषयी तळमळ पाहून त्याची मोफत शिक्षणाची सोय केली। रामूला फार आनंद झाला। तात्पर्य, एखाद्या गोष्टीची मनात
तीव्र इच्छा असेल तर ती गोष्ट मिळू शकते. देयर इज विश देयर इज वे. जहाँ पर इच्छा वहां पर मार्ग. अगर आपने सोचा कि नहीं भाई, दुनिया इधर की उधर, कोरोना आए जाए, एग्जाम हो ना हो, लेकिन मुझे मराठी में अच्छे मार्क्स पाने ही पाने भाई, ये मेरी एक डिजायर है, एक मेरी इच्छा है, तो जरूर मिलेंगे आपको. क्यों नहीं पास हो जाएंगे? मैं तो बोलता पास नहीं, आप तो बहुत 80 में से 60, 70, 75 मार्क्स भी ला सकते हैं. ठीक है, तो अपने पास वो क्या होती है, इच्छा होनी चाहिए. अभी समझो आपको, आपकी इच्छा है कि आपको भी महेंद्र सिंह धोनी जैसा इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है. तो अगर आपकी इच्छा रहेगी इसी उम्र में तो भी आप बन पाएंगे ना. अगर आपके मन में नहीं आया, कुछ भी मन में नहीं आया, तो आप कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे ना. तो कोई भी बड़ी चीज पाने के लिए हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, उस चीज को पाने की इच्छा होनी चाहिए. और ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए. आता या अपूर्ण कथेचा शेवट लिहा. मतलब कभी कभी ऐसा भी आपको एक सवाल आ सकता है. विलासराव एक मोठे उद्योगपती होते. त्यांनी आपला व्यवसाय खूप वाढवला होता. अनेक देशाशी त्यांचा व्यवहार चालू होता. त्यांना सतत परदेश प्रवास करावा लागे. एके दिवशी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघाले. त्यांचे विमान रात्री सुटणार होते. त्याप्रमाणे ते विमानतळावर जाण्यास निघाले. तेवढ्यात त्यांचा पहारेकरी हात जोडून कळवळून त्यांना विनवू लागला, साहेब आजचा प्रवास रद्द करा. विलासरावांनी विचारले, का, काय झाले? पहारेकरी सांगू लागला, साहेब मी आता रात्री 9 वाजल्यापासून पहारा करीत होतो. मध्येच मला स्वप्न लागले, झोप लागली. झोपेत मला स्वप्न पडले. स्वप्नात एक दृश्य दिसले. तुमच्या विमानाला अपघात झाला होता. साहेब पहारेकरांच्या डोळ्यात अश्रू तरळत होते. विलासरावांनी क्षणभर विचारला. ते गाडीतून उतरले. आपला दौरा रद्द केला. एक इनकम्प्लीट स्टोरी है, जो किसी सस्पेंस मूवी के कम नहीं है. लेकिन भाई मूवी आया तो आपका दिल खुश होता है. लेकिन हमें इतना भी खुश नहीं होना, क्योंकि आपको कुछ मूवी लिखने की जरूरत नहीं है. मूवी लिखेंगे तो आप मूवी लिखेंगे, फिर आपको 3 घंटा कब खत्म हो गया वो भी आपको समझ में नहीं आएगा. हमें मार्क्स कितने लाने हैं, 5. तो हमें बिल्कुल किसी भी पिक्चर का राम गोपाल वर्मा बनने की जरूरत नहीं है. भाई जो है वो फटक से खत्म करो और अपने 4-5 मार्क्स मिलके कल्टी मारने का, ज्यादा उस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का. बराबर. तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. 1 मिनट. तो बच्चों इस प्रकार आता आज आपण या ठिकाणी प्रश्न क्रमांक 5 मधला जो काही कहाणी लेखनचा प्रश्न आहे तो आपण या ठिकाणी आज बघितलेला आहे. तर कोणाला काही डाऊट्स, अडचण असेल किंवा कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. कोणाला काही अडचण किंवा कोणाला काही प्रश्न विचारायचे का? कारण आपल्याकडे शेवटचे 2-3 मिनिट शिल्लक राहिलेले आहेत. बच्चों किसी को कुछ पूछना है?
बच्चों, कुछ पूछना है मुझे? मुलांनो, तुम्हाला काही विचारायचं असेल, अगर आपको किसको कुछ डाउट पूछने हैं या फिर कुछ सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। यस, आदित्य चौहान, 9th A। अल्मस मिस्टरचा माईक ऑन करा जरा। हॅलो। हा सर केलं, अनम्यूट केलं सर त्याला. हो, आदित्य चव्हाण विचार बाळा, काय विचारायचं तुला?